हेलो दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 18 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उड़ीसा में महिला सशक्तिकरण योजना सुभद्रा की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है उड़ीसा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, मोदी जी जो है उड़ीसा में महिला पे केंद्रित जो एक योजना है सुभद्रा योजना, इसकी शुरुआत उन्होंने उड़ीसा में की। ठीक है, इस योजना के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो योजना का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना है। वित्तीय स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से जब वो सशक्त हो जाएंगी तो वित्तीय स्वतंत्रता तो वैसे भी महिलाओं को प्राप्त है। तो वित्तीय स्वतंत्रता और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना जो है वो सुभद्रा योजना की एक पहल है। ओके, इसमें पात्रता की बात करें तो 21 से 60 वर्ष की उम्र वाली महिलाओं को इसमें पात्र रखा गया है, जिसके तहत 5 वर्षों में उन्हें 50,000 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे। कितना? 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को जो है वो 5 वर्षों में 50,000 रुपये जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ओके, इस योजना के तहत अगर हम बात कर लें तो लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की जो है वो संभावना यहाँ पे बताई गई है। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की यहाँ पे एक संभावना जो है वो जाहिर की गई है। अपनी यात्रा के दौरान मोदी जी ने टोटल 25.11 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1250 करोड़ रुपए का जो है इस योजना के तहत हस्तांतरण किया है। कितना? तो 25.11 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 1250 करोड़ का हस्तांतरण किया है और लक्ष्य रखा गया है 1 करोड़ से अधिक महिलाओं का। ठीक है, अपनी यात्रा के दौरान ही उन्होंने रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए परियोजनाओं की नींव रखी। अपनी यात्रा के दौरान मोदी जी ने रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की नींव रखी। अगर रेलवे परियोजनाओं की बात करें तो उन्होंने रेलवे परियोजनाओं के लिए 28,000 करोड़ रुपए की नींव रखी और उड़ीसा में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने 1,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। यानी रेलवे के लिए उन्होंने 2800 करोड़ की लागत की नींव रखी और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो 1,000 करोड़ से अधिक की नींव रखी। यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए। ओके, उन्होंने उड़ीसा से ही देखिए पर आवास प्लस 2024 ऐप का शुभारंभ। ये ऐप क्या है? तो देखिए, ये ऐप जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अतिरिक्त घरों का सर्वेक्षण करने के लिए आवास प्लस 2024 ऐप लॉन्च किया गया है। कहने का यहाँ पे मतलब है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत घरों का जो सर्वे करना है तो उन घरों को सर्वे करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए जो है आवास प्लस 2024 ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था? यहाँ से क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए वो सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। ओके, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुंबई एयरपोर्ट को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, मुंबई एयरपोर्ट को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, नेट जीरो एमिशन की आकांक्षा रखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए जो है वो CII का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। जो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसको जो है वो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए जो है वो प्रतिष्ठित ऊर्जा
कुशल इकाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जो इसे सम्मानित किया गया है। इस समारोह का जो आयोजन है वो हैदराबाद में किया गया और CII की 25वीं समारोह में CII का जो 25वां समारोह आयोजित हुआ हैदराबाद में, उसी समारोह में जो है उन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा जो है वो कुशल इकाई ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। ओके, देखिए यह पुरस्कार जो है एयरपोर्ट द्वारा अस्थायी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान, पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय प्रयासों के लिए दिया गया है। ओके, अब बात करें कि ऊर्जा खपत, तो देखिए जो ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट द्वारा ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप जो पिछले 6 वर्षों में 8.26% शुद्ध ऊर्जा उपयोग में कमी आई है। मतलब कि कहने का मतलब है इन्हें जो अवार्ड दिया गया है वो ऊर्जा उपयोग में कमी लाने के लिए दिया गया है। तो इन्होंने ऊर्जा उपयोग में कमी लाने के लिए कई तरह के कदम उठाए, जिसके तहत 6 वर्षों में 8.26% जो बिजली की खपत है वो कम हो गई। इसके लिए उन्हें CII का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या कि बिजली के खपत को कम करने के लिए जो उनके पारंपरिक उपकरण थे, उन पारंपरिक उपकरणों को अत्याधुनिक तकनीक वाले ऊर्जा कुशल उत्पादों में बदलकर कुशल परियोजनाओं में लगातार निवेश किया, ताकि जो बिजली की खपत है वो कम हो सके। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जो है वो ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII का ऊर्जा कुशल इकाई पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। ओके, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है और बिल्कुल ही मज़ेदार न्यूज़ है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दिया। हाल ही में क्या, कल उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफे के तुरंत बाद जो है अतिशी को अगले चुनाव तक जो है वो दिल्ली का CM जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या समझना, चलो आप देख लो। देखिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो कि अभी जेल में थे और जेल में यहाँ पे आप टोटल एक बात समझ लीजिए, ये आप पढ़ लेना आप। जब वो जेल में थे तो जेल से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब उन्हें रिहाई मिली तो वहाँ पे बताया गया है कि ये किसी भी अपने जो फाइल है मुख्यमंत्री से संबंधित उस पर साइन नहीं कर सकते, किसी भी परियोजनाओं का शुभारंभ नहीं कर सकते, अपने ऑफिस कार्यालय में ये नहीं जा सकते। तो इन्होंने क्या किया कि आतिशी को जो है अगले चुनाव तक के लिए दिल्ली का नया मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। ओके, ठीक है, तो ये आप इतना ही, इसमें कुछ खास नहीं है। अभी यही है कि दिल्ली की तीसरी बार ये तीसरी मुख्यमंत्री हैं आतिशी, जो महिला मुख्यमंत्री तीसरी। शीला दीक्षित थी इससे पहले जो है शीला दीक्षित थी और फिर आतिशी हुई है और सुषमा स्वराज भी रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। ऑस्ट्रेलियाई UAE मुक्त व्यापार समझौता पर सहमति हुई। ऑस्ट्रेलिया और UAE मुक्त व्यापार समझौते पर जो है वो सहमत जो है बनी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया और UAE ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत पूरी कर ली है। ठीक है, अब जब ऑस्ट्रेलिया और UAE के बीच व्यापार समझौते पर जब बात हुई तो किन किन मुद्दों पर बात हुई एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। इस मुद्दों टैरिफ में कमी, इस समझौते से UAE में आने वाले 99% से अधिक ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों पर टैरिफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब तो एक इस बिंदु पर बात हुई। दूसरा अगर पॉइंट बात करें तो निर्यात विधि, तो सीधी सी बात है जब दो देशों के बीच व्यापार के लिए समझौता होता है तो उस पर निर्यात विधि पे तो बात होगा ही। तो UAE को ऑस्ट्रेलिया निर्यात में सालाना 678 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है की वृद्धि होने की उम्मीद है। ओके, निवेश के जो अवसर है, इस सौदे से UAE के सॉवरेन वेल्थ फंड से ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में निवेश जो है आकर्षित होंगे। UAE के सॉवरेन वेल्थ फंड जो कि UAE दुनिया भर के कुछ सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड का घर है। ओके, सामरिक महत्व पर भी यहाँ पे चर्चा हुई। ठीक है,
व्यापार और निवेश के आंकड़ों की बात करें तो 2023 में ऑस्ट्रेलिया और यूएई के बीच दो तरफा व्यापार का मूल्य 9.9 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर था, जिसमें दो तरफा निवेश 20.6 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी था। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएई के बीच जो है इन पहलुओं पर, इन मुद्दों पर जो है व्यापार समझौते के लिए बात हुई है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि स्वीडन जो है फिनलैंड में नाटो की भूमि सेना का नेतृत्व करेगा। तो फिनलैंड में नाटो की भूमि सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो स्वीडन द्वारा जो है वो किया जाएगा। स्वीडन ने फिनलैंड में तैनात किए जाने वाले नाटो की बहुराष्ट्रीय अग्रिम भूमि सेना की कमान संभालने के लिए तत्परता की घोषणा की है। यानी कि फिनलैंड में नाटो की भूमि सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो स्वीडन करेगा। इसकी अगर स्वीकृति और रूपरेखा की बात करें तो जून में सहयोगी रक्षा मंत्रियों की बैठक में फिनलैंड में इन बलों की तैनाती को मंजूरी दी गई। यानी कि फिनलैंड में स्वीडन के जो बल हैं उनको तैनाती की मंजूरी जो यहाँ पे स्वीकृति और रूपरेखा के रूप में दी गई। विवरण और योजना की बात करें तो अभी इनके विवरण और योजना का कोई पता नहीं है, इनमें कोई खुलासा अभी नहीं किया गया है। ओके, भविष्य की चर्चाएं, तो भविष्य की चर्चाओं में क्या है? भविष्य की चर्चाओं में यही है कि तैनाती योजनाओं पर फरवरी में आगामी नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। जो फरवरी में आगामी नाटो रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी तो उसमें भविष्य के चर्चाओं पर जो है वो भविष्य के बैठकों में चर्चा पर बात जो है वो की जाएगी। ओके, तैनाती की योजना क्यों है? फिनलैंड में स्वीडन के तैनाती की योजना क्यों की गई? तो देखिए, योजना में फिनलैंड में प्रशिक्षण के लिए कई नाटो देशों के सैनिकों को घुमाना शामिल है और उभरती सुरक्षा स्थिति के आधार पर उपस्थिति को समायोजित या बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो फिनलैंड में नाटो की भूमि सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो स्वीडन के द्वारा जो है वो किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है कि 1960 के डबल ओलंपिक चैंपियन ओटिस डेविस का 92 वर्ष की आयु में निधन। 1960 के डबल ओलंपिक चैंपियन का जो है निधन हो गया। ओटिस डेविस इनका नाम है। ठीक है, समझते हैं। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर और 4x400 रिले में ओलंपिक चैंपियन ओटिस डेविस का 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ओके, अब तो इनका निधन हो गया, अब चलिए इनके कुछ करियर के पिछले इनके करियर क्या थे इनके बारे में थोड़ा सा हम एक बार जान लेते हैं। डेविस ने 26 वर्ष की आयु में 400 मीटर की दौड़ में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से भाग लेना शुरू किया और कुछ ही समय बाद जो है ओलंपिक चैंपियन बन गए। ओके, अब 1960 के ओलंपिक फाइनल में 44.9 सेकंड के समय के साथ 400 मीटर में 45 सेकंड का समय तोड़ने वाले ये पहले व्यक्ति भी थे। डेविस ने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता और 4x400 मीटर रिले में अमेरिकी टीम को इन्होंने जीत दिलाई थी। ठीक है, इनके जीवन और शिक्षा के बारे में एक बार देख लें। 12 जुलाई 1932 को टस्कालोमा अल्बामा में इनका जन्म हुआ। अमेरिकी वायुसेना में 4 साल तक इन्होंने सेवा की। शुरुआत में बास्केटबॉल छात्रवृत्ति पर ओरेगन विश्वविद्यालय में शामिल हुए, लेकिन कोच बिल बोवरमैन के तहत एथलेटिक्स में ये चले गए। ठीक है, तो इनके जीवन की कुछ ये बातें थी। तो कुल मिलाकर ये यही है यहाँ पे कि ये डबल ओलंपिक चैंपियन है ओटिस डेविस, जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कहाँ के ये थे? तो इनका जन्म जो है वो टस्कालोसा में हुआ था। ओके, चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा कि संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच नियुक्त किए गए। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो संतोष कश्यप को जो है भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का नया कोच जो है वो नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पे इन्हें नियुक्ति दिया गया है? तो चाओबा देवी की जगह जो है संतोष कश्यप को जो है वो भारतीय महिला फुटबॉल टीम का जो है कोच नियुक्त किया गया है। ओके, कश्यप का जो बड़ा काम है वो 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल के काठमांडू में आयोजित होने वाली सैफ महिला चैंपियनशिप होगी। अब
ये भी कोच बने, तो कोच बनने के बाद सितंबर है 17 से 30 अक्टूबर तक जो नेपाल के काठमांडू में होने वाली सैफ महिला चैंपियनशिप होगी, उसमें अपनी जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम है उन्हें विजेता बनाना इनका मुख्य उद्देश्य होगा। 29 सदस्यीय टीम चैंपियनशिप की तैयारी के लिए 20 सितंबर से गोवा में अपना प्रशिक्षण शिविर जो है वो शुरू किया जाएगा। कोचिंग अनुभव इनकी, तो कश्यप भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं जिन्हें आई लीग में कोचिंग का करीब 1 दशक का अनुभव है। उन्होंने मोहन बागान, आइजोल एफसी और मुंबई एफसी जैसे क्लबों का भी प्रबंधन किया है। उन्होंने इंडियन सुपर लीग में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और ओडिशा एफसी के सहायक कोच के रूप में भी काम ये कर चुके हैं। अब इन कोच के साथ सहायक कर्मचारी कौन कौन होंगे, तो प्रिया पीवी कश्यप की सहायक कोच होंगी। प्रिया पीवी जो है वो कश्यप की सहायक कोच होंगी, जबकि रघुवीर प्रवीण खानोलकर गोलकीपर कोच होंगे। यानी कि संतोष कश्यप जो है वो हेड कोच हो गए, प्रिया पीवी जो है इनकी सहायक कोच होगी और रघुवीर प्रवीण खानोलकर जो है गोलकीपर के रूप में, गोलकीपर कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ओके, तो कुल मिलाकर हुआ कि यहाँ पे कि संतोष कश्यप हैं जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच जो है यहाँ पे नियुक्त किया गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता, किसके खिलाफ, तो चीन के खिलाफ खिताब बरकरार रखा है। भारत ने अपना 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब चीन के खिलाफ जीता है। ओके, समझते हैं यहाँ भारत ने कड़े मुकाबले में चीन को 1-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीत लिए। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किसने जीता है, तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो है भारत ने जीता है और भारत ने 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीता है। किसे हराकर, तो चीन को हराकर। यह मैच जो है चीन के हुलुन बुइर में मोकी ट्रेनिंग बेस पर आयोजित किया गया था। ओके, देखिए खिताबी रिकॉर्ड देख लेते हैं भारत और चीन की। यह जीत भारत के रिकॉर्ड बढ़ते 5वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब को दर्शाती है, यानी कि भारत ने टोटल 5वीं बार जो है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की खिताब अपने नाम किया। भारत ने अब लगातार 2023 और 2024 में टूर्नामेंट जीता है। देखिए भारत ने टोटल 5 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जिसमें से इस बार जो है उन्होंने लगातार 2023 और 2024 में ये टूर्नामेंट जो है अपने पास रखा। चीन की उपलब्धि की बात कर ले अगर यहाँ, तो चीन की उपलब्धि में चीन टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचा था। ओके, फाइनल में पहली बार पहुंचा, लेकिन फिर भी भारत से हारा वो। इससे पहले उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो 2012 और 2013 में 2 बार चौथे स्थान पर रहा है। चीन की उपलब्धि यही है। चीन की उपलब्धि क्या है कि वो पहली बार तो एक फाइनल में पहुंचा और इससे वो भी भारत से हार गया, और इससे पहले जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो चौथे स्थान पर रहा है 2012 और 2013 में। ओके, भारत की उपलब्धि की बात करें तो भारत ने पहले 4 बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2011 में, 2016 में, 2018 में और इस बार जीत 2023 में। ठीक है, लेकिन अभी 2024 में भी जीता, तो टोटल 5 बार हो गया। ओके, पाकिस्तान का प्रदर्शन भी हुआ यहाँ। ठीक है, तो पाकिस्तान ने कांस्य पदक मैच में दक्षिण कोरिया को हराकर 2024 टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। भारत पहले पे रहा, दूसरे पे चाइना रहा, तीसरे पे पाकिस्तान रहा। और टूर्नामेंट की स्थिति, टूर्नामेंट के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम बनी हुई है, जबकि पाकिस्तान 3 खिताबों के साथ दूसरी सबसे सफल टीम है। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन्फोसिस ने, देखिए अगला न्यूज यहाँ से इन्फोसिस है। इन्फोसिस ने परिचालन को डिजिटल बनाने के लिए यूके के मेट्रो बैंक के साथ सहयोग किया। किसके लिए? परिचालन को डिजिटल बनाने के लिए जो है उन्होंने यूके के मेट्रो बैंक के साथ सहयोग किया। भारतीय आईटी प्रमुख इन्फोसिस ने बैंक परिचालन को डिजिटल बनाने के लिए ब्रिटिश सामुदायिक बैंक मेट्रो बैंक के साथ जो है दीर्घकालिक जो है सहयोग किया। किसके लिए सहयोग किया है? तो बैंक के परिचालन को डिजिटल बनाने के लिए। ओके, इन्फोसिस जो है टोपाज का उपयोग, यह सहयोग मेट्रो बैंक की डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने, स्वचालन में सुधार करने, डेटा को परिष्कृत करने, उन्नत एआई सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए इन्फोसिस टोपाज एआई प्रथम पेशकशों का लाभ उठाएगा। ओके,
अपेक्षित लाभ साझेदारी का उद्देश्य मेट्रो बैंक के लिए परिचालन दक्षता बढ़ाना और लागत कम करना है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ठीक है, इतना ही आप हमें याद रखेंगे कि जो है इन्फोसिस ने परिचालन को डिजिटल बनाने के लिए यूके के मेट्रो बैंकों के साथ जो है वो सहयोग किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय ने ओलंपिक पदक विजेता मनु भास्कर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। किसे? तो मनु भास्कर को। ये तो है ही, इनकी नाम ही इतनी हुई है। शूटिंग में 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाले मनु भास्कर को बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। श्योर है कि इनसे क्वेश्चन आना है। मैंने जब पिछली बार भी जब इनका नाम आया था तो मैंने कहा था कि पहली बार जो भी चीज़ें हुई हैं, सोचिए इनसे क्वेश्चन आने हैं। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार भी हो रहा है कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली मनु भास्कर को। ओके, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए हाल ही में पेरिस में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शूटिंग में पदक जीतने वाली भास्कर एक मरीन इंजीनियर की बेटी हैं। उन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है एकमात्र भारतीय महिला के रूप में उन्होंने इतिहास रखा है। ठीक है, चलिए अब जब इन्होंने ये जीता है तो उन्हें कुछ सम्मान से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट कमांड वर्तिका जोशी INSB तारिणी के भारतीय चालक दल की पहली महिला कप्तान और सोनाली बनर्जी भारतीय मर्केंटाइल मरीन के इतिहास में पहली महिला मरीन इंजीनियर। ओके, अच्छा। सो दोस्तों जो आज के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे उनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।